गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है, जो कि उत्तरी यूरोप और पश्चिमी यूरोप से संबंधित हैं। अब हम लोग आगे जो है और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जिनमें आप देखेंगे कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क को सम्मिलित किया जाता है। उन्हें आप देखेंगे तो जो आपका विश्व प्रसन्नता सूची है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ऑब्लिक रिपोर्ट, उसमें आप देखेंगे तो यानी प्रायः आप देखेंगे कि ये टॉप 10 में रहने वाले कंट्रीज हैं। और अगर आप 2022 के संदर्भ में आप देखेंगे अभी लेटेस्ट की विश्व प्रसन्नता सूची को, तो उसमें भी इन पांचों देशों ने अपना स्थान टॉप 10 में बरकरार रखा है। और इस सूची में आप देखेंगे, अगर रैंकिंग के आधार पर, एक जनरल नॉलेज की बात है, और तो उसमें आप देखेंगे कि जो फिनलैंड की पोजीशन है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, so you can see that in this index Finland is at first position। ये जो फिनलैंड है, ये पहले स्थान पर है, एंड सेकंड पोजीशन इज होल्ड बाय डेनमार्क। दिस इज डेनमार्क। Denmark is at second position, and at third position, Iceland exists। Iceland at third position। ये विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के संदर्भ में है। और अगर आप बात करेंगे नॉर्वे की, तो ये आपको नॉर्वे आपको 6th पोजीशन पर मिलेगा। और अगर बात करेंगे आप स्वीडन की, तो ये आपको 7th पोजीशन पर मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनका महत्व है। हालांकि भारत की रैंक इस समय 136 है। इंडिया रैंक is 136 right now in the World Happiness Report 2020। और अब हम लोग आगे बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के संदर्भ में। तो उनमें आप इस लोकेशन को जो है कल देख रहे थे, और इसे जो गल्फ ऑफ कैडिज के नाम से जाना जाता है।
गल्फ ऑफ कैडिस के आप देखेंगे यहाँ पर ये जो तटीय क्षेत्र है, ये स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है उसका जो तटीय क्षेत्र है, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ स्पेन कंट्री, यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो एक आपको बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है गल्फ ऑफ कैडिस से मिलता जुलता नाम, यानी कि कैडिस पोर्ट, और वो यहाँ पर मिलेगा। ये है कैडिस पोर्ट। कैडिस बंदरगाह। और इसकी अगर विशेषता की बात की जाएगी कैडिस बंदरगाह की, तो आप देखेंगे कि जो कार्क होता है, कार्क के निर्यात की दृष्टि से विश्व में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और कार्क यानी जिसे आप देखेंगे, कार्क इज यूज्ड एज ए bottle stoppers and in space industry and in you can say that fashion industry also। और इस तरीके से आप देखेंगे कि कार्क का जो है काफी महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में और फैशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो बॉटल होती हैं उस पर जो स्टॉपर्स होते हैं उनको बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको जो वेस्ट में पुर्तगाल मिलेगा वो नंबर 1 पर है, या नहीं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुर्तगाल है वो उत्पादन और निर्यात दोनों ही मामलों में विश्व में नंबर 1 है, यानी ये वाला पार्ट पुर्तगाल, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्पेन और ये फ्रांस है। तो वी कैन से दैट Portugal is at first position in production and exporting cork in the world, followed by Spain and France। यानी स्पेन और फ्रांस, इन दोनों का जो स्थान है ये दूसरे और तीसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। एंड दिस डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन that is located in United States of America in the south of Superior Lake, that is largest in surface area in the world, largest in surface area lake in the world। और अब आगे हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं कैडिस के संदर्भ में कि जो विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय है अमेरिका का, उसके आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो कैडिस बंदरगाह है वहां से जिस कार्क का निर्यात किया जाता है, यानी उत्पादन और निर्यात दोनों ही मामलों में पुर्तगाल पहले स्थान पर, स्पेन दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में है। और ऐसा संभव इसलिए भी हो पाया है कि जो यहाँ की जलवायु है, यानी आप देखेंगे वर्षा की पर्याप्तता, आर्द्रता, और यहाँ पर जो है कम शुष्क जलवायु,
और भूमध्य सागरीय जलवायु का जो प्रभाव है उसी के तहत जो है इस कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात किया जाता है यहाँ से। अब आगे हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के संदर्भ में जिसका नाम है जिब्राल्टर, और दूसरा महत्वपूर्ण बंदरगाह हम लोग देखेंगे स्यूटा। और अगर जिब्राल्टर की बात की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के जो है आसपास ही होगा। सो जिब्राल्टर पोर्ट, फर्स्ट वी शुड look at location of Gibraltar Port. Gibraltar Port. So, in the south of Spain, Gibraltar Port is located. Here one, Gibraltar. Gibraltar Port. और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिब्राल्टर पोर्ट पर स्पेन का अधिकार नहीं है। इट कम्स अंडर यूनाइटेड किंगडम। दिस इज यूनाइटेड किंगडम एंड यानी कि जिब्राल्टर पोर्ट जो है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। ये अलग बात है कि स्पेन के दक्षिणी भाग में स्थित है। और अगर हम लोग बात करेंगे एक और बंदरगाह की, स्यूटा, पोर्ट स्यूटा, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मोरक्को के जो है नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में, और स्यूटा बंदरगाह हालांकि मोरक्को के उत्तर पूर्व में स्थित है लेकिन ये मोरक्को का पार्ट नहीं है। स्यूटा बंदरगाह पर स्पेन का अधिकार है। दिस वन इज स्यूटा। यहाँ पर हो सकता होना दिखे, हम यहीं पर लिखेंगे इसे भी। तो ये है आपका स्यूटा बंदरगाह है और इस पर स्पेन का अधिकार है। सो हाउएवर स्यूटा पोर्ट इज located in the northeast region of Morocco, but it comes under Spain. और next one most important point is that Sea of Gibraltar, यानी जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को आप देख रहे हैं उसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है भूमध्य सागर है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये आपको कल भी हमने देखा था कि जो ये जलीय क्षेत्र है जिसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, जो
ये वाला पार्ट जो अटलांटिक महासागर है और ये भूमध्य सागर, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिब्राल्टर जलसंधि। और क्योंकि ये जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का कार्य करती है, यही वजह है कि इसे भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। सो वी कैन से दैट because of joining Atlantic Ocean to Mediterranean Sea by Strait of Gibraltar, this is called Key of Mediterranean Sea। यहाँ पर ए रहेगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। इस तरह के साथ हम लोगों ने देखा इसे, और अब आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं वैलेंसिया पोर्ट के बारे में। और जो वैलेंसिया पोर्ट है वो आपको गल्फ ऑफ वैलेंसिया पर मिलेगा, यानी गल्फ ऑफ वैलेंसिया के तट पर मिलेगा। उसके पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं। तो जो ए वाला पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर, ए, इसे गल्फ ऑफ वैलेंसिया के नाम से जाना जाता है। वैलेंसिया की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिस इज गल्फ ऑफ वैलेंसिया एंड पोर्ट वैलेंसिया इज located at the coast of Gulf of Valencia in the eastern region of Spain, यानी स्पेन के पूर्व में यहाँ पर आपको जो है वैलेंसिया पोर्ट मिलेगा। और ये जो है वैलेंसिया की खाड़ी के तट पर ही स्थित है, जो कि दैट इज पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। एंड importance of Valencia is that Valencia is fifth busiest port of European continent, यानी वैलेंसिया के अगर महत्व की बात की जाए तो वैलेंसिया का महत्व इस संदर्भ में है कि वैलेंसिया इस यूरोप महाद्वीप का पांचवा सबसे व्यस्तम पोर्ट है, यानी बंदरगाह है। यानी फिफ्थ फिफ्थ बिजिएस्ट
पोर्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। यानी पांचवा व्यस्ततम बंदरगाह है यूरोप महाद्वीप का। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हालांकि कल हम लोगों ने देखा था, लेकिन वहां पर एक दो पॉइंट छूट गए थे। आगे बढ़ने से पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि ये हम लोगों ने देखा था, जो कि बेल्जियम है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है नीदरलैंड्स देश है, और नीदरलैंड्स की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। और ये जो देख रहे हैं पेरिस है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। कल हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं लक्जमबर्ग, जिसकी राजधानी ये है बीच में, लक्जमबर्ग सिटी। और लक्जमबर्ग सिटी को हम लोगों ने देखा था, दैट इज द वन ऑफ द ऑफिशियल 4 ऑफिशियल कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन। यानी कि 4 में से एक जो है ऑफिशियल राजधानी है यूरोपियन यूनियन की। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अन्य 3 कौन कौन सी राजधानियां हैं, ऑफिशियल राजधानियां हैं यूरोपियन यूनियन की। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बात आ जाती है तो थोड़ा सा उसके संदर्भ में महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको इसके जो है ईस्ट में, यानी जर्मनी के बाउंड्री से लगता हुआ एक प्लेस मिलेगा, और उसका नाम है स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग ये यहाँ पर आपको मिलेगा, स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग। और इसकी विशेषता यह है कि स्ट्रासबर्ग is also one of the 4 official capital of European Union, and another one is Brussels, that is capital of Belgium। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एरो के माध्यम से इधर प्रदर्शित कर देते हैं, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स ये भी जो है उन चारों में से एक ऑफिशियल राजधानी है, यानी आधिकारिक राजधानी है यूरोपियन यूनियन की। और नेक्स्ट वन इज one of the 4 official capitals of European Union, that is Stuttgart. No, sorry, that is Frankfurt. And Frankfurt is located in the west part of Germany here. यानी जर्मनी के पश्चिमी भाग में यहाँ पर फ्रैंकफर्ट स्थित है। फ्रैंकफर्ट ये भी जो है उन चारों में से एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल राजधानी है यूरोपियन यूनियन की, फ्रैंकफर्ट। एम्स्टर्डम को हम लोग देख चुके हैं। ये एम्स्टर्डम कैपिटल है नीदरलैंड की, जो कि उसके उत्तरी सागर के तट से स्पर्श करती है, तट पर स्थित है। एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। हालांकि कोई प्लेस अगर तट पर होता है तो उसके बंदरगाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं,
हम लोग यहाँ पर भूमध्य सागर में गल्फ ऑफ लियोन्स के पास देखेंगे तो आपको एक प्लेस मिलेगा जिसका नाम है मैसिलस। मैसिली भी कहा जाता है उसे, लेकिन अगर लोकल टर्म में बात करेंगे, लोकेलिटी के संदर्भ में, तो वहाँ पर मैसिलस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बंदरगाह नगर है और फ्रांस के साउथ में स्थित है। इट मीन्स मैसिलस, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक location of this port so that we can easily understand about Marcellus, whatever information about Marcellus that are important regarding our competitive exams. One minute, please. So, Marcellus. Here is Marcellus city. Marcellus, okay, or you can say that oblique Marcelli. ये काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है, न केवल जो है फ्रांस की दृष्टि से, बल्कि जो है पूरे यूरोपियन महाद्वीप की दृष्टि से भी। और हम लोग इनकी जो है विशेषताएं हैं उसको देखते हैं वन बाय वन। जस्ट अ मोमेंट। तो हम लोग एरो के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि प्लेस खाली है। तो इसके बारे में आप देखेंगे अगर, तो दिस इज सेकंड बिगेस्ट सिटी रिगार्डिंग पॉपुलेशन एंड एरिया वाइज आफ्टर पेरिस। यानी ये जो आप पेरिस देख रहे हैं, जो कि कैपिटल है यानी राजधानी है फ्रांस की, इसके बाद मैसिली जो है पॉपुलेशन के मामले में और एरिया के मामले में, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या, दोनों ही मामलों में सेकंड पोजीशन को होल्ड करता है। और अगर हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर इसे, तो देखते हैं एज पर द मेट्रोपॉलिटन सिटी क्राइटेरिया Marcellus comes at third position after Paris and Lyons. It means Marcellus comes at third position followed by Paris and Lyons. यानी पेरिस और लियोन्स के बाद तीसरी पोजीशन को होल्ड करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी के मामले में एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और देखते हैं हम लोग, तो मेट्रो
मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर अगर बात की जाएगी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के तौर पर, तो आप देखेंगे इसकी पोजीशन थर्ड है, फॉलोड बाय पेरिस एंड लेॉन्स। और लियोन्स की अगर लोकेशन आप देखेंगे, दैट इज इन नॉर्थ ऑफ मैसिलस पोर्ट एंड वेस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, slightly southwest of Switzerland. Here you can say that you can see here, this is the location of Lyons. ये लियोन्स की लोकेशन है, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के मामले में फ्रांस में दूसरे स्थान पर है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो मैसिलस पोर्ट है, इसको आप अगर देखेंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट का फोर्थ लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट, यानी यूरोप महाद्वीप का जो है चौथा सबसे बड़ा पोर्ट है, और भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट, fourth largest in European continent term and second largest in Mediterranean Sea term. तो और एक चीज, इसे जो सिटी ऑफ नेबर्स की संज्ञा दी जाती है, यानी पड़ोसियों का शहर, और इन सब के पीछे जो वजहें हैं, और दूसरा इसे सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स की भी संज्ञा दी जाती है, यानी प्रवासियों का शहर, जो कि अन्य देशों से माइग्रेट करके आते हैं किसी आपदा इत्यादि की स्थिति के कारण। जैसे आप देखेंगे ड्यूरिंग जैस्मिन रिवोल्यूशन दैट was in North Africa continent, and during Syria war, you had seen that there were many people migrated from these regions to European continent, and regarding this point, this Marcellus city is also important. So that's why Marcellus city is called city of immigrants. तो इसे सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और आगे आप देखेंगे, क्योंकि इसे सिटी ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों का शहर, और सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स के नाम से जाना जाता है, तो इतने सारे लोगों का आप देख रहे हैं कि मिलन बिंदु है। सो इट इज प्लेस ऑफ मल्टी कल्चर, यानी
ये एक बहुसांस्कृतिक स्थल के तौर पर भी विकसित हो गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। हाँ, एक चीज पर और ध्यान देने की जरूरत है, अभी हम लोग बात करते हैं उस पर। और वो ये है कि एक नदी है, दैट इज रॉन रिवर, RHONE, रॉन रिवर, एंड that originates from Alps mountain, and before discharging in Mediterranean Sea flows through Geneva Lake and southwestern part of France। यानी यहाँ पर एक आल्पस पर्वत है जहाँ से जो है रॉन रिवर निकलती है, और वो इस भूमध्य सागर में मिलने से पहले जेनेवा झील और इस दक्षिण पूर्वी जो फ्रांस का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, एंड दैट meets in Mediterranean Sea, and also one point is important, Marseilles port is near mouth of Rhone river। यानी जो मैसलस बंदरगाह है वो रोन रिवर के मुहाने पर ही स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग आल्पस पर्वत के बारे में देख लेते हैं कि वो किन किन जो है देशों में विस्तारित है, और उसके बाद हम लोग रोन रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो देखते हैं आगे। वन मिनट प्लीज। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आल्पस पर्वत है वो आपको, ये जो जर्मनी आप देख रहे हैं, जर्मनी के बाद आप देखेंगे ये वाला पार्ट, सॉरी वहां तक नहीं है, वहां तक इसका विस्तार नहीं है। ये जर्मनी और ये स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली, तो ये उसकी राजधानी है बर्न। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। स्विट्जरलैंड। और उसके पूर्व में आप देखेंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगा ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल आप देखेंगे यहाँ पर ईस्ट में, तो इसको हम लोग एरो के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी का नाम है वियना। इसमें भी जो है आल्पस माउंटेन का जो है विस्तार है। और स्विट्जरलैंड तो आप देख ही रहे हैं, जर्मनी आप देख ही रहे हैं, और नेक्स्ट वन इज दैट इज स्लोवेनिया। दिस वन इज स्लोवेनिया, एंड दिस इज कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया, दैट इज लुजुबलुजाना। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये स्लोवेनिया की कैपिटल है, लुजुबलुजाना, कैपिटल ऑफ स्लोवेनिया। और इटली जो आप देख रहे हैं, तो इटली से भी आल्पस, इटली में भी आल्पस पर्वत का विस्तार है।
जिसकी राजधानी यहाँ पर देखेंगे ए वाली जो है रोम है। रोम राजधानी है इटली की, और ये यहाँ पर रोम स्थित है, ये वाली तट पर स्थित है यहाँ पर भूमध्य सागर के। और एक और कंट्री जो हम लोगों से छूट रहा है, जिसमें आल्प्स पर्वत का विस्तार है, उसका नाम है लिचेनस्टीन। क्या नाम है? लिचेनस्टीन। और वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये वाला पार्ट में एरो के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, जिसका नाम है लिचेनस्टीन। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है वाडूज। हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, वाडूज राजधानी है लिechtenstein की। तो इतने राष्ट्रों में आल्प्स माउंटेन का विस्तार है, और इसी आल्प्स पर्वत से जो है रोन रिवर निकलती है। और ये जो स्विट्जरलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्विट्जरलैंड के साउथ वेस्ट में, यहाँ पर आपको एक, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों के सीमा पर एक झील मिलेगी, जिसका नाम है जेनेवा। जिसका नाम है जेनेवा। और इस झील से जो है रोन रिवर होकर निकलती है, यानी ऐसे करके ये आकर यहाँ पर भूमध्य सागर में मिल जाती है। और ये मार्शल पोर्ट है आपका, इसके जो है राइट साइड में आकर मिल जाती है। तो जिसके मुहाने पर आप देखेंगे कि ये मार्शल पोर्ट स्थित है, और इसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं रोन रिवर। रोन रिवर ये यहाँ पर स्थित है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बंदरगाह के संदर्भ में, और उसका नाम है जेनेवा। जेनेवा लेक भी है और जेनेवा नाम से एक बंदरगाह भी है, और वो आपको इटली में मिलेगा। यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको जो है जेनेवा मिलेगा। द स्पेलिंग ऑफ दिस जेनेवा इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द लेक जेनेवा। यानी झील जेनेवा से इसकी स्पेलिंग जो डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे GENOA, जेनेवा। और जो जेनेवा बंदरगाह है वो इटली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो कि गल्फ ऑफ जेनेवा के तट पर ही स्थित है। ये वाला पार्ट जिसको हम लोगों ने कल देखा था, जो कि गल्फ ऑफ से जेनोवा है, उसके तट पर स्थित है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग आगे देखेंगे
और इसमें यूराल माउंटेन के संदर्भ में थोड़ा देखना है। और हम लोगों ने कल बात की थी यूराल माउंटेन के बारे में। ये वाली जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो है कजाकिस्तान की है। और यूराल माउंटेन आप देखेंगे तो नॉर्थ में आर्कटिक महासागर से होकर के यहाँ पर जो यूराल नदी आप देख रहे हैं, उससे होते हुए यहाँ पर आकर के कैस्पियन सागर से बाउंड्री लगती है इसकी। और इसके पूर्व में आप देखेंगे तो ये आपको जो है नदी है, और उसका नाम है यूराल रिवर। यूराल नदी जो कि इस पर्वतीय क्षेत्र से ही निकल कर कैस्पियन सागर में आकर मिल जाती है, यानी ये वाला पार्ट कैस्पियन सागर का है। तो सॉरी, लिख ही देते हैं, कैस्पियन सी, यानी इसमें आकर के मिलती है। और एक चीज जो है मैसिलस के संदर्भ में हम लोगों को छूट रहा था कि मैसिलस बंदरगाह जो है, दैट इज हब ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ की जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह से हम लोगों ने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज कवर किया। अब आने वाले समय में कोशिश होगी कि एक दो क्लास में इसको वाइंड अप कर दिया जाए। Till now we have covered a lot of important points regarding European continent in 2 classes, and we are going to wind up in next 1 or 2 class. और अगर आप लोगों को हमारी जो क्लास पसंद आ रही थी, इसको जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।